सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, प्रस्तुत है आज की कड़ी अरपा रेडियो पर। सर उठा के हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मिशन था, एक ऐसा प्रयास जिसने न केवल हमारे बुजुर्गों की आवाज को सुनने का मंच दिया बल्कि उनके अनुभवों, संघर्षों और सपनों को भी समझने की कोशिश की। ये केवल शब्दों का संगम नहीं था बल्कि भावनाओं की गहरी नदी थी जो हमारे श्रोताओं के दिलों तक बहती रही। एक ऐसा सफर जिसमें हमने हर पड़ाव पर बुजुर्गों की तकलीफों को सुना, उनकी उम्मीदों को जाना और उनके अनुभवों से कुछ नया सीखा। आज जब हम इस सफर के 24वें और अंतिम एपिसोड के मुकाम पर खड़े हैं तो दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। एक तरफ संतोष कि हमने कुछ सार्थक किया और दूसरी तरफ हल्की सी उदासी कि ये प्यारा सा सफर अब समाप्ति की ओर है। इस पूरे सफर को संभव बनाने का श्रेय जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन को। इन्होंने इस पहल को देश भर के लगभग 200 प्रतिष्ठित रेडियो स्टेशनों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 3-4 महीनों में जो रिश्ता हमने अपने श्रोताओं से जोड़ा वो किसी औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसा अटूट बंधन बन गया जिसमें न सिर्फ ज्ञान और जागरूकता थी बल्कि अपनापन, प्यार और एक दूसरे के लिए चिंता भी थी। ये रिश्ता केवल रेडियो तरंगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें भावनाओं की मिठास, अपनत्व की गर्मी और प्रेम की कोमलता भी जुड़ गई। हमने देखा कि कैसे हमारे बुजुर्ग जो कभी अपने परिवार और समाज की रीढ़ हुआ करते थे, उम्र के इस पड़ाव में अक्सर अकेलेपन और उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। हमने सुना उन बुजुर्गों की कहानियों को जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने परिवार और समाज को समर्पित कर दिया, लेकिन अब खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहे हैं। हमने जाना कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा ये 4 बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अक्सर जूझते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब सही जानकारी, सही समय और सही प्रयास मिल जाए तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। हमारे इस कार्यक्रम ने न केवल बुजुर्गों को जागरूक किया बल्कि उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। हमने उन्हें सरकारी योजनाओं, पेंशन स्कीमों, स्वास्थ्य सुविधाओं और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। लेकिन इससे भी बढ़कर हमने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनकी उपस्थिति, उनके अनुभव और उनकी कहानियां अमूल्य हैं। वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। आपके अनगिनत फोन कॉल, संदेश और प्रतिक्रियाएं इस बात का प्रमाण है कि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान महज एक रेडियो कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि एक ऐसी भावना बन चुका है जिसने हर दिल को छुआ। ये उन बुजुर्गों के लिए एक संबल बना जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। कभी आर्थिक तंगी, कभी शारीरिक कमजोरी, कभी मानसिक तनाव तो कभी सामाजिक उपेक्षा। लेकिन इन चुनौतियों के समाधान के रूप में हमने आपको ऐसी योजनाओं और पहल से परिचित करवाया जो भरत बाबा और लक्ष्मी के संयुक्त प्रयासों से बुजुर्गों की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके। और आज इस अंतिम एपिसोड में हम उन लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे जिनकी जिंदगी में हमारे इस कार्यक्रम ने बदलाव लाया है। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। मैं हूँ आपको दोस्त भरत और मेरे साथ हैं मेरी प्यारी पुत्री लक्ष्मी। जी बाबा, और आज का एपिसोड बहुत बहुत ज्यादा खास है। हमने अब तक न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी बल्कि उन बुजुर्गों की कहानियां भी सुनाई जिनकी जिंदगी में इन योजनाओं ने रोशनी भरी। तो आइए इस अंतिम एपिसोड में जानते हैं उन सच्ची कहानियों को जिन्होंने ये साबित किया कि जब सही जानकारी, सही समय और सही प्रयास मिल जाएं
तो हर बुजुर्ग का जीवन सम्मान और सुकून से भरा हो सकता है। तैयार हैं? सर उठा के जी बिलासपुर जिले की समाज कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती श्रद्धा मैथ्यूज ने हमें बताई कुछ सच्ची कहानियां। आपको अपने जिले के एक वृद्धाश्रम के एक व्यक्ति की बात बता रही हूँ। एक महिला है, उनका बेटा है, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बेटे को दे दी है और अब वो बेटा जो है उनको रखता नहीं है और माँ जो है वृद्धाश्रम में रह रही है और उसने भरण पोषण के लिए अप्लाई किया। भरण पोषण में ये उनके फेवर में गया कि आप इनको 5,000 पर मंथ देंगे और वो दे रहे हैं। मैंने पूछा तो फिर तो आपको 5,000 की आप क्या कर रहे हैं उपयोग? तो बोले कि मैं उसको जमा कर रही हूँ। क्यों जमा कर रहे हैं आप? मैंने पूछा तो बोले नहीं, जब मैं मर जाऊंगी तो यही पैसा मैं उसको बेटे को दूंगी। मतलब वो रह रही है वृद्धाश्रम में और जिसने डाला है वो भी उसका अपना बच्चा है, लेकिन फिर भी वो माँ है और उसके लिए सोच रही है फ्यूचर। तो ये स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। इसमें थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए जी। ये आपने एक नेगेटिव स्टोरी बताई, कुछ हाँ। अच्छी सक्सेस स्टोरीज कोई याद आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर उठा के जी एक हस्बैंड वाइफ हैं जो हमारे प्रशामक गृह में अभी रह रहे हैं। उनको अपना खुद का भवन है जिसमें वो रह रहे थे पहले। वो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार की पोस्ट पे थे और रिटायर हो गए। उनके बच्चे हैं, उसमें एक बेटी है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने भांजे को दे दी। भांजे ने इतने बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित करना शुरू किया कि एक कमरे में बंद कर दे, ऊपर उनको दे दिया कि इस कमरे में आप रहोगे और उस कमरे में वो शाम होते ही लाइट ऑफ कर देता था और अंधेरे में उनको रखता था, नीचे उतरने नहीं देता था। पूरे घर में वो कहीं नहीं घूम सकते, सिर्फ उस कमरे में ही उनको रहना है। हस्बैंड वाइफ इतना परेशान थे कि उन्होंने हमारे यहाँ कलेक्टर साहब के पास दीवार कूद के आते थे वो, और 2-3 बार आए तो मुझसे कहा कि उनको कहीं पे शिफ्ट करवा दीजिए। मैंने उनको वहीं प्रशामक गृह में शिफ्ट करवाया ले दे। आज वो बहुत खुश है और उन्होंने अपना केस लगाया भरण पोषण में, जो उनके फेवर में हुआ। डिसीजन ये हुआ, भांजे को कहा गया कि आप मकान खाली करिए और इनको निकाल के बाहर फेंकिए, इनका सामान करके। ये डिसीजन हुआ एसडीएम से। अब मकान खाली करने का जैसे ही निर्देश हुआ तो बेटे ने आके सेकंड अपील लगा दी कलेक्टर साहब, भांजे ने, कि ये मकान मुझसे खाली करवा रहे हैं क्योंकि ये मकान मुझे दे चुके हैं। फिर भरण पोषण में वो आता था तो फिर हमने बताया कि ये प्रशामक में रह रहे हैं और इनका ही भवन है जो इन्होंने सेवा करेंगे कि इस बात पे इन्होंने इनको दिया हुआ है। आज स्थिति यह है कि इनको खाली करा दिया है, खुद रह रहा है और उस भवन को वो अपने ही हक में चाहता है। उसके फेवर में डिसीजन फिर हो गया और सर ने कहा कि इसका सामान उठाओ और बाहर फेंक दो। तो ऐसे वो अपना हक पाए। फिर सर उठा के जी एक महिला है जो मंदिर में रहती है और घर उनका है और उन्होंने अपने परिवार के रिश्तेदार बच्चों को दे दिया अपनी प्रॉपर्टी में से। अपने बच्चों को सब बांट दिया, अपने बेटे बेटियों को सब प्रॉपर्टी बांट दी। एक हिस्सा उनके पास था, उस हिस्से में वो लोग आए और रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको थोड़ा सा रहने के लिए जगह दे दो, अभी हम 1-2 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। वो ऐसा हो गया कि वो धीरे से इन्हीं को निकाल दिया, महिला को ही निकाल दिया और पूरे परिवार आके रहने लग गए। फिर उस महिला को किसी ने जागरूकता से ले आए और भरण पोषण में केस लग गया। अब वो फिर फेवर उनके हक में ही हुआ फिर कि इनके सामान को सब उठाओ और बाहर फेंक दो। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं से तो मिला ही होगा। अच्छी बात है कि उनके फेवर में हो गया, लेकिन ये सबके साथ नहीं हो पाता है। सर उठा के जी यह सुनकर हृदय गदगद हो जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना ने आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया। कहा जाता है कि बुजुर्ग का स्वभाव एक बच्चे की तरह हो जाता है, इसीलिए अक्सर उनके क्रियाकलापों पर घर के लोग समझौता नहीं कर पाते हैं। उनको झिड़क देते हैं, डांट भी देते हैं, नसीहत भी देते हैं। मुझे लगता है बाबा कि कई बार घर के हर उम्र के सदस्य उनको समझ नहीं पाते
और उनके मन की भावनाओं को भी जान नहीं पाते। ऐसे में घर के बुजुर्ग शांत से हो जाते हैं और खुद को व्यस्त रखने के लिए जहाँ खुशी मिलती है जुड़ भी जाते हैं। लेकिन तुमने इस बात का जिक्र क्यों किया? एक सच्ची घटना है जिसको रितु कौशिक ने अपनी आवाज में बुजुर्गों को समझो शीर्षक के साथ हम तक पहुंचाया था। सुनवाती हूँ। सर उठा के जी, उन दिनों खुद से एक वादा किया था, रोज सुबह प्यारी नींद को त्याग मॉर्निंग वॉक पर जाने का। पता था कि ज्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगी क्योंकि सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी, पर घर वालों ने मेरे इस आलस पर इतने ताने मारे कि मुझे इसे चैलेंज के रूप में लेना पड़ा। पर इस चैलेंज में मैंने स्वास्थ्य लाभ किया या नहीं ये तो नहीं पता, पर और बहुत कुछ सीखा जो आपसे बांट रही हूँ। उन दिनों मैंने एक आंटी को नोटिस किया जो थोड़ा घूमती और फिर कोने वाली बेंच पर बैठ जाया करती। थोड़ा दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि उन्हें मैंने देखा है अपनी एक सहेली के घर के पास। मैं रोज उन्हें देखती रहती, वो चुपचाप शून्य में निहारती रहती, जैसे उनके जीवन का सत्य बस खालीपन हो। पार्क के सबसे कोने वाली बेंच पर जहाँ पेड़ की घनी छांव पड़ती थी वहीं रोज बैठती। उनके घर के पास ही मेरी सहेली रहती थी। मैं खुद को रोक न पाई उससे उन आंटी के बारे में पूछने से। सहेली ने बताया कि वो अपने बेटे बहू के साथ रहती है, कुछ खास बनती नहीं उनकी, पति गुजर चुके हैं। ये मेरा रोज का रूटीन था। अब भी आंटी शून्य सी एक और देखती रहती, निराश हताश। मन किया कि उनके पास जाऊं और पूछूं कि क्यों उदास है। फिर लगा कि क्या सोचेंगी, पर अंदर से आवाज आई कि कम से कम उनसे मिलना तो चाहिए, शायद वो खुद ही बता दे और मैं उनकी मदद कर पाऊं। यह सोचकर मेरे कदम उस बेंच की ओर बढ़ गए। जैसे ही उनके सामने जाकर मैं खड़ी हुई, मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी और अचानक मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, अरे तुम तो सुधा की सहेली हो ना, मैंने बहुत बार देखा है तुम्हें उसके घर। आंटी मुझे खुद ही पहचान गई थी। अब मेरे लिए आसानी हो गई थी। मैं उनके पास बैठ गई और कहा, जी मैं सुधा की सहेली ही हूँ, मैंने भी आपको कई बार देखा है वहाँ। फिर आंटी से कई औपचारिक बातें हुई, पढ़ाई की, घर की और इधर उधर की। अच्छा लगा उनसे बात करके, पर उन्होंने और कुछ नहीं बताया। शायद घर की बात बाहर नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी ज्यादातर बाहर वाले किसी की मुश्किल को हल करने के बजाय मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, इसलिए हर किसी से मन की बात बांटना ठीक नहीं होता। और मैं तो उनसे अभी अभी मिली थी, मुझे भला वो क्यों बताती। फिर 2 दिन तबीयत खराब के कारण मैं वॉक पर नहीं जा पाई। तीसरे दिन निगाह आंटी को ही ढूंढ रही थी। नजर इधर उधर दौड़ाई तो आंटी बेंच पर ही थी और उनके पास ही बेंच पर एक अंकल भी थे, उन्हीं के हम उम्र, सर पर कैप थी। वो आंटी से बात कर रहे थे, ऐसे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। मैंने पहली बार आंटी के चेहरे पर वो निश्चल हंसी देखी, खिलखिलाती हंसी जो सब कुछ लुटा देने पर भी नहीं मिलती। मैं उनके पास गई। आंटी ने मेरा परिचय कराया। इनसे मिल बेटा, ये मेरे कॉलेज के सहपाठी हैं, मिस्टर वेदांत मिश्रा, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, अब रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए हैं। मैं तो इतने सालों बाद अचानक पहचान ही नहीं पाई। अंकल भी बहुत कमाल की बातें करते थे, परिवार के साथी थे वो भी। उन्होंने अपने कॉलेज टाइम की बातें सुनाकर बहुत हंसाया और आजकल के युवा लड़के लड़कियों की लाइफ को उस जमाने से कंपेयर भी किया। आजकल के बच्चों के संस्कारों से वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया। नहीं, मैंने पूछा। मैं तो बस आंटी को खुश देखकर खुश थी। अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए कम और उन दोनों से मिलने ज्यादा जाया करती। आंटी की जिंदगी को जैसे पंख लग गए थे। हमेशा चुपचाप बैठकर शून्य को घूरने वाली एकदम से हंसी से परिचित होने लगी थी। उनके होठ फिर से मुस्कुराना सीख गए थे। जिंदगी में जैसे एक नई सी ऊर्जा आ गई थी और ये नयापन आया था उस पुरानी दोस्त की वजह से। मैं आंटी के लिए बहुत खुश थी। अक्सर उन दोनों के बीच बैठकर मैं भी उनकी मजेदार बातों का हिस्सा बनती। कैसे वो क्लास में दोस्तों के साथ मस्ती करते, कैसे टीचर्स को तंग करते, एग्जाम्स के दिनों की टेंशन, पास होने पर सेलिब्रेशन, दुख सुख में दोस्तों का साथ, हॉस्टल में वार्डन का रौब, कितना कुछ था उनके पास बांटने को। एक दिन मैं जब पार्क पहुंची तो आंटी दिखाई नहीं दी। लगा कि तबीयत ठीक नहीं होगी। बड़ी बेचैनी रही पूरे दिन। उन दोनों से इतना लगाव हो गया था कि 2 दिन न टिक पाने वाली मेरी मॉर्निंग वॉक को महीना होने वाला था। खैर, रात मैंने जैसे तैसे काटी। सुबह पहुंची तो न आंटी थी न अंकल। अब कुछ घबराहट सी हुई। सहेली को फोन लगाया, आंटी के बारे में पूछा तो बोली, पूछ मत यार, उनके बेटे बहू ने बहुत हंगामा किया। बोली कि इस उम्र में आपको ये सब करते शर्म नहीं आती? किसी से मिलने पार्क में जाती हैं आप? आज के बाद नहीं जाना आपको। ओह गॉड, बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। मतलब अंकल आंटी को किसी ने साथ देखा और जाकर उनके बेटे को उल्टी सीधी बात बता दी
और बेटे ने भी बिना सोचे समझे माँ को फैसला सुना दिया। कैसी दुनिया है ये भगवान, जहाँ लोगों को बस गंदगी दिखाई देती है। शायद अंकल के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे बार बार आंटी का वो निराशा से भरा चेहरा और फिर खिलखिलाता चेहरा याद आता और मैं तिल मिलाकर रह जाती। अरे अगर अपने पुराने साथी से चंद बातें करके 2 पल हंस लेता है कोई, तो किसी को क्या समस्या हो सकती है उससे? बस पुरुष स्त्री का एक ही रिश्ता है क्या दुनिया में? मैं अपने अंतर्मन से सवाल किए जा रही थी और झुंझलाई जा रही थी लोगों की मानसिकता पर। दूसरे दिन अनचाहे कदमों से गई पार्क में तो अंकल बैठे थे। मुझे देख खुश हुए और आंटी के बारे में पूछा कि सब ठीक है ना। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा पाई। सुनकर बोले, बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, किसी के लाख रोने पर भी पास नहीं आता कोई, और कोई खुश हो तो उनसे देखा नहीं जाता। बेचारी शकुंतला, मेरे कारण क्या क्या सुनना पड़ा उसे। कॉलेज टाइम में कितने अच्छे दोस्त थे हम। मैं उसके घर जाता और वो परिवार सहित मेरे घर आया करती। दोनों परिवारों में कितना प्यार था। उसके पिता मुझ पर अपने बेटे जितना विश्वास करते थे। आज ये सब सुनते तो क्या होता। छी, कितनी गंदगी भरी है लोगों के दिमाग में, कहकर वो धम्म से बेंच पर बैठ गए। मैं उन्हें देखती रही, अविचल, लगातार। कोई मदद भी तो नहीं कर सकती थी उनकी। 1-2 आदमी से लड़ना होता तो लड़ जाती, पर इस दुनिया से कैसे लड़ती? सोए हुए लोगों को तो जगा देती, पर जागते लोगों को कैसे जगाती? भारी मन से वापस आ गई ये सोचते हुए कि काश उम्र के इस पड़ाव पर घर में उस घुटन भरी जिंदगी की बजाय वो भी अपने मुताबिक सुकून की सांसें ले पाते। काश उनके चेहरे पर वो निश्चल मुस्कान खिली रहती। काश बिना किसी रिश्ते में बांधे लोग 2 दोस्तों को अपनी जिंदगी जीने देते। इस कहानी का अंत इसी काश के साथ हो जाता, मगर मैंने होने नहीं दिया। मैंने अंकल और आंटी की कहानी सुधा को बताई, उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया। सुधा मुझे लेकर आंटी के घर गई। जैसे ही दस्तक दी, आंटी का चेहरा खिल उठा मुझे देखकर। बड़ी आत्मीयता से मिली मुझसे। उनके बेटे बहू भी आ चुके थे। वो भी उसे छोटी बहन की तरह मानते थे। इतना अपनापन था दोनों घरों में कि आपस में कुछ पूछ या समझा सके। सुधा ने उन्हें अंकल के पास्ट के बारे में बताया और आंटी के मम्मी पापा के साथ अंकल के संबंध एक बेटे जैसे थे ये भी बताया। कितनी आत्मीयता और अपनापन था दोनों परिवारों में, ये जानकर उनके बेटे को बहुत पछतावा हुआ। उसने आंटी से भी माफी मांगी और अंकल से भी। अंकल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमेशा सच्चाई की राह पर चलो और बेवजह किसी से मत डरो। आज आलम ये है कि अंकल पार्क में ही नहीं, आंटी के घर भी आते हैं। सब साथ बैठकर कुछ खुशनुमा पल साथ बिताते हैं और उन्हें खुश देख मेरा मन भी खुशी से भर जाता है। इस कहानी को तो मैंने सुखांत में बदल दिया, पर हर कहानी का ये अंजाम नहीं होता, खासकर ऐसी कहानियों का जिसमें जीवन की शाम में तन्हा बैठे बुजुर्ग किसी से अपने मन की बातें साझा करने की राह तकते हैं, फिर वो उनकी संतान हो, उनके अपने हो या फिर कोई दोस्त। और ऐसे में सिर्फ इसलिए कि वो स्त्री और पुरुष हैं, उन पर उंगली उठाकर उनसे थोड़ा सा मुस्कुराने का हक छीन लेना कहाँ तक उचित है? सर उठा के जी। सचमुच बड़ी मार्मिक घटना का जिक्र था इसमें, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम श्रृंखला के 24वें एपिसोड सुनने के बाद हमें लगता है कि देश के बहुत सारे घरों के सदस्यों को कई बातें समझ में आई होंगी। योजनाओं के साथ साथ बुजुर्गों के सम्मान में अपना अभिमान समझने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी। बाबा सच कहूँ तो हम जितना इस कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गों की कहानियां सुन रहे हैं, उतना ही मुझे ये एहसास हो रहा है कि योजनाएं हमारे समाज में कितनी जरूरी है। अभी जो कहानी हमने सुनी वो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन सोचिए ऐसे कितने ही दादा दादी जी, नाना नानी होंगे जो बस किसी सहारे, किसी उम्मीद, किसी मदद की तलाश में है। जब तक उन्हें ये मदद नहीं मिलती तब तक उनकी जिंदगी में निराशा का अंधेरा छाया रहता है। लेकिन जैसे ही कोई योजना उनकी मदद करती है, जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं, बस वहीं से उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा आ जाती है। मैं तो कहता हूँ कि बुजुर्ग हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना ये समाज अधूरा है। हम सब उन्हीं के अनुभव से सीखकर बड़े हुए हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतों का समय आता है तब अगर हम मुंह मोड़ लें तो ये समाज भला आगे कैसे बढ़ सकता है। ये योजनाएं कोई दान का एहसान नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों के अधिकार हैं। सरकार द्वारा चलाई गई ये पहल उन्हें वह आत्मसम्मान और सुविधा देती है जिनकी उन्हें नितांत आवश्यकता होती है। सच में बाबा,
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये योजनाएं सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें बुजुर्गों के संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। मसलन कुछ योजनाएं उन्हें आर्थिक सहायता देती हैं, कुछ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, तो कुछ उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। अब डिजिटल इंडिया के तहत भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बुजुर्गों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सके। पहले के समय में बुजुर्गों को अपने हक के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता था। कई बार तो लंबी कतारों में खड़े रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता था, और कुछ तो इतनी तकलीफ में होते थे कि आवेदन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकतर योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध रहे, ताकि जरूरतमंद बुजुर्ग घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और यह सब संभव हो पाया है समाज में जागरूकता बढ़ने के कारण। क्योंकि लक्ष्मी, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होती। अगर हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोस, अपनी गलियों और अपने शहरों में रहने वाले बुजुर्गों का भी उतना ही ख्याल रखना होगा जितना हम अपने परिवार के बुजुर्गों का रखते हैं। बिल्कुल बाबा, और इसी सोच के साथ हमें अपनी इस पहल को आगे बढ़ाना होगा। आज जब हम इस अंतिम एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये कार्यक्रम यही समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो कहानियां सुनी, जो सीख मिली, उन्हें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ये बदलाव तभी संभव होगा जब हम न सिर्फ सुने बल्कि अपनी ओर से एक छोटा सा कदम भी उठाएं। वाह लक्ष्मी, क्या बात कही तुमने। यही तो असली भावना है इस कार्यक्रम की। सिर्फ बातें नहीं बल्कि कार्यवाही भी। क्या ये योजनाएं वास्तव में हमारे बुजुर्गों के जीवन में बदलाव ला रही हैं? क्या उनका दैनिक जीवन पहले से बेहतर हुआ है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सीधे उन बुजुर्गों से जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है। हम स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी न केवल इस योजना के लाभार्थी हैं, बल्कि हमारे अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। सर उठा के जी। नमस्ते नमस्ते, आप सबको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं तो जब पहली बार मैंने इस योजना के बारे में सुना था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सरकार सच में बुजुर्गों के लिए इतना कुछ कर रही है। हमें तो हमेशा यही लगता था कि बुजुर्गों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मैंने खुद इस योजना के लिए आवेदन किया और फिर हर महीने मेरी पेंशन मेरे खाते में आने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई बदलाव तो सच में आ रहा है। पहले किसी न किसी से मदद मांगनी पड़ती थी। घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जब से ये पेंशन मिलने लगी है, अब मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब तो मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। अगर चाय पीने का मन हो तो खुद जाकर चाय की टपरी पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मार सकता हूँ। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते मैंने अपनी नातिन के लिए एक छोटा सा तोहफा भी खरीदा था। अब पहले ये सब कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर खर्च को बहुत सोच समझ के करना पड़ता था। अब मैं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करता हूँ। जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। जब इंसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है तो उसकी इज्जत भी बनी रहती है। अब तो मेरे पोते और पोती भी मुझे बोलते हैं, दादू आप तो बहुत कूल हो गए। तो बस ये पेंशन नहीं भाई, मेरे लिए तो सम्मान की पेंशन है। वाह नरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अधिक आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात होती है। और आपकी ये बात सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बुजुर्ग इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके अंदर भी ये प्रेरणा जागी होगी कि वे भी इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएं। हमारे देश में ऐसे लाखों बुजुर्ग हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं
और अपने जीवन को नए जोश के साथ जी रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग है जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें इसके बारे में बताएं और उनकी मदद करें। जी, एक आखिरी सवाल, अगर आपको इस योजना के बारे में पहले ही पता चल जाता तो क्या आपको लगता है कि आपका जीवन और पहले से बेहतर हो सकता था? भाई क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इतनी चिंता नहीं करता। कई सालों तक तो मैं सोचता था कि बुजुर्ग होने का मतलब सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना है, लेकिन अब समझ गया कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो बुजुर्ग भी अपने जीवन को सम्मान और खुशी से जी सकते हैं। इसीलिए मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि डरिए मत, शर्माइए मत, ये आप सबका अधिकार है। और जब सरकार आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है तो आपको भी आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने नरेंद्र जी। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी यह प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ साझा की। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। तो दोस्तों, सुना आपने, नरेंद्र जी की ये प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान जरूरी है। हमारी टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जाना कि बुजुर्गों की जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि कई बुजुर्ग ऐसे थे जो पहले आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक अपेक्षा का सामना कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सही समय पर सही मदद मिली, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइस हो, एक्सपर्ट की सलाह हो, पेंशन हो या फिर हेल्थ सपोर्ट, तो उनका जीवन ही बदल गया। और दोस्तों, इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के इस अभियान ने। यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील प्रयास है जिससे हमारे बुजुर्गों को मदद, सहारा और सम्मान मिला है। पहले जो लोग खुद को बेबस और असहाय महसूस करते थे, अब वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। उन्हें भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपने आसपास के बुजुर्गों की मदद भी कर रहे हैं। आज हमने जाना कि हमारी थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए हमारी आप सभी श्रोताओं से ये गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं जिन्हें इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें जरूर बताइए। हो सकता है आपकी दी गई एक छोटी सी जानकारी उनके लिए वरदान साबित हो। और हाँ दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर के बुजुर्गों के बारे में सोचें, उनसे बात करें। पिछले 4 महीने के प्रेरणादायक सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमारी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हर बुजुर्ग को उनका हक नहीं मिल जाता। हमेशा याद रखिए, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो इसी सकारात्मक संदेश के साथ हम लेते हैं विदा। नमस्कार। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में आज 24वें और अंतिम एपिसोड का विषय था सफलता की कहानियां। आलेख दीक्षा भास्कर का था, जो रेडियो मानव रचना फरीदाबाद हरियाणा से है। भरत की भूमिका में हरिश्चंद्र वाद्यकार की आवाज थी और लक्ष्मी की आवाज दी मातृका ने। ये दोनों ही कलाकार अरपार रेडियो से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र की आवाज रायगढ़ के रमाशंकर शुक्ल की थी। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी के सदस्य अरपा कम्युनिटी रेडियो की संज्ञा टंडन और रेडियो मानव रचना फरीदाबाद हरियाणा की गुरजीत कौर चावला थी। और इसी के साथ आज की ये कड़ी और
हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम की ये श्रृंखला समाप्त होती है। सर उठा के आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।